एबीएस स्टार न्यूज आपके साथ मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे देश लाइव के बुलेटिन में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आज दिन भर क्या कुछ रही देश में हलचल और क्या कुछ रही राजनीतिक मुद्दे, जिसकी वजह से दिन भर आज कैसा रहा। पहली खबर हमारी पीएम नरेंद्र मोदी से रिलेटेड है, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने नोएडा वासियों को एक खास सौगात दी है। आपको बता दें कि जहां पर नोएडा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया है। यूपी के नोएडा स्थित जेवर में गुरुवार को पीएम मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया है और 6200 हेक्टेयर में ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। खास बात यह है कि ये प्रदूषण से मुक्त होगा और यूपी का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी होगा। इस दौरान पीएम मोदी ने एयरपोर्ट के शिलान्यास के बाद प्रदर्शनी भी देखी। इसमें एयरपोर्ट की विकास यात्रा के बारे में फिल्म भी दिखाई गई है। शिलान्यास के बाद पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हम राष्ट्र प्रथम की भावना पर चलते हैं। यूपी और देश के लोग गवाह हैं। बीते कुछ हफ्तों में विपक्षियों की ओर से ये कैसी राजनीति हुई है, ये सभी इसमें गवाह हैं। लेकिन देश विकास के रास्ते पर नहीं रुका है और इसी महीने की शुरुआत के 2070 तक नेट जीरो की घोषणा की जाएगी। यूपी में एक साथ मेडिकल कॉलेज की शुरुआत कर नई इबारत भी लिखी गई है। महोबा और झांसी में भी कई काम हुए हैं। वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी यूपी को समर्पित किया गया है। इसी महीने महाराष्ट्र के पंढरपुर में सैकड़ों किलोमीटर के हाईवे का भी उद्घाटन किया गया और हमारे राष्ट्रभक्ति के सामने कुछ राजनीतिक दलों की कामनाएं भी टिक नहीं सकती और यही प्रगति हमें आगे लेकर जाएगी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि यूपी की इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी यूपी को नई पहचान दे रहा है। आने वाले 2-3 सालों में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य बन जाएगा। पिछली सरकारों ने कैसे पश्चिमी यूपी के विकास को नजरअंदाज किया है, उसका भी एक उदाहरण जेवर एयरपोर्ट ही है। 2 दशक पहले राज्य की बीजेपी सरकार ने इसका सपना देखा, लेकिन बाद की सरकारों ने इसे फंसाए रखा। आप सभी को, देश के लोगों को, उत्तर प्रदेश के हमारे कोटि कोटि भाई बहनों को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भूमि पूजन की बहुत बहुत बधाई। आज इस एयरपोर्ट के भूमि पूजन के साथ ही दाऊजी मेले के लिए प्रसिद्ध जेवर भी अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अंकित हो गया है। इसका बहुत बड़ा लाभ दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी के करोड़ों करोड़ों लोगों को होगा। मैं इसके लिए आप सभी को, पूरे देश को बधाई देता हूं। नोएडा में एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया है। आपको बता दें कि इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद रहे और उन्होंने जनता को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि 2014 के बाद भारतीयों ने बदलते भारत को देखा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को पूरा करता है। कोरोना काल के दौरान कैसे कैसे एक नागरिक की जान और जीविका की रक्षा करनी, ये पीएम मोदी ने पूरे विश्व में को दिखाया है। यह उपलक्ष्य पश्चिमी यूपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं सीएम योगी ने आगे कहा कि किसानों ने गन्ने की मिठास फैलाने का भी काम किया है, लेकिन कुछ लोगों ने इसमें दंगों की कड़वाहट को भी घोलने का काम किया है। यूपी आज एक नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। हर नागरिक तक बिना भेदभाव के सभी सामाजिक फायदे पहुंचा रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जेवर की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि 2014 के बाद भारत के नागरिकों ने बदलते हुए भारत को देखा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार होते हुए देखा है और ये केवल सामान्य दिनों में ही नहीं,
वैश्विक महामारी कोरोना के इस कालखंड के दौरान भी कैसे अपने एक एक नागरिक की रक्षा करनी है, कैसे उसके जीवन और उसकी जीविका की रक्षा करते हुए उन्हें सुरक्षा कवच प्रदान करना है। बेहतरीन कोरोना प्रबंधन के बाद दुनिया के अंदर एक बेहतर वातावरण देश के अंदर देने का कीर्तिमान स्थापित करने के उपरांत आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने की दिशा से इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के शिलान्यास कार्यक्रम में उनका सानिध्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, ये बहुत प्रतीक्षित क्षण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए महत्वपूर्ण है यहां के किसानों ने कभी किसी कालखंड में यहां की गन्ना की मिठास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन भाइयों बहनों, गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि यह देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि जेवर के इस ऐतिहासिक स्थल पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है, जिनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश आज अब एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। केंद्रीय और रसायन मंत्री मनसुख मंडाविया ने आपको बता दें कि दरअसल ये खबर मनसुख मंडाविया से रिलेटेड है, जहां पर केंद्रीय और रसायन मंत्री मनसुख मंडाविया ने मोदी सरकार को गरीब समर्थक, किसान हितैषी और उद्योग हितैषी बताया है, बताते हुए कहा कि केंद्र की मंशा घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और निवेश आकर्षित करने के लिए रसायन और पेट्रो रसायन क्षेत्र में सुधार लाने की है। मंडाविया ने उद्योग को प्रदूषण कम करने और खतरनाक रसायनों को कम करके प्रदूषण के अनुकूल बनने के लिए भी कहा है। मंडाविया ने आगे कहा कि मोदी सरकार गरीब हितैषी होने के साथ ही उद्योग हितैषी भी है। हम जानते हैं कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो औद्योगिक विकास की जरूरत है। औद्योगिक विकास के बिना देश वास्तव में प्रगति नहीं कर सकता है। इस क्षेत्र के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि रासायनिक और पेट्रोकेमिकल उत्पाद हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं। मंडाविया ने आगे कहा कि इस क्षेत्र में इस समय बहुत बड़ा अवसर है, उद्योगों को इसका लाभ उठाने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के सम्मेलन इस क्षेत्र के विकास में भी चर्चा के लिए मंच प्रदान करते हैं। इस क्षेत्र के विकास के लिए कौन से नीतिगत सुधारों की आवश्यकता है, ये जानने के लिए उद्योगपतियों की चर्चा करना जरूरी है और शोध भी करना चाहिए। गुजरात आइए, गुजरात में इन्वेस्ट करिए और गुजरात में आपका बिजनेस का विस्तार करिए। गुजरात के विकास के आधार पर नेशन का विकास होगा और राष्ट्र की समृद्धि बनेगी। यही हिंदुस्तान की आगे की सोच बनेगी। आप सब लोगों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने के बाद सुब्रमण्यम स्वामी के जो बोल हैं वो बदले हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। गुरुवार की सुबह अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया। उन्होंने लिखा है कि मोदी सरकार इकोनॉमिक सीमा और विदेशी सीमा की नीतियों और साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर फेल रही। उन्होंने पूछा कि इन विफलताओं की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। बुधवार को बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। इसके बाद से ही राजनीतिक अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है और मुलाकात के बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने सीएम ममता बनर्जी की जमकर तारीफ भी की है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के डोडा और साथ ही कठुआ को मुख्य सड़कें बनाने की घोषित किया और राज्य मार्ग इनको घोषित किया है। नितिन गडकरी की ओर से किए गए ऐलान के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह ने कहा कि कठुआ और डोडा क्षेत्रों की मुख्य सड़कों को राज्य मार्ग घोषित करने पर जम्मू कश्मीर की जनता की ओर से हृदय की गहराइयों से अभिनंदन। ये सड़कें केवल आम जनता की तरक्की ही नहीं बल्कि क्षेत्र में पर्यटन को भी बहुत अधिक बढ़ावा देगी। वहीं उन्होंने कहा कि दया चालक से बसोहली मार्ग पर कठुआ से डोडा और भारतमाला दोनों का मुख्य हिस्सा मेरे गृह जिला कठुआ में पड़ता है। इन दोनों सड़कों के लिए मैंने नितिन गडकरी से कई बार आग्रह कर और चर्चा भी की थी। बानी भंडारवाला डोडा 170 किलोमीटर ये हम भारतमाला में मैं मंजूर करने की घोषणा करता हूं। उसके बाद डोडा बंदरवा चांबा हिमाचल रोड तक 132 किलोमीटर ये मैं एनएच डिक्लेयर करने के लिए रिकमेंड करूंगा। दयालचक चालान बिलवारा महानपुर बसोरी 118 किलोमीटर ये भी टूरिज्म के लिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं एनएच करके जाहिर। जम्मू कश्मीर के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने अस्पताल का दौरा किया है। आपको बता दें कि जहां पर उन्होंने टंगाहार हॉस्पिटल का दौरा कर उपचाराधीन लोगों और साथ ही उनके परिजनों से मुलाकात कर उनका हाल जाना है। इस दौरान रविंदर रैना ने टंगाहार में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की रैली को भी संबोधित किया है। रैली में बोलते हुए रविंदर रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही होगी। इस दौरान रविंदर रैना ने विपक्षियों पर भी जमकर हमला बोलते हुए नजर आए हैं। चौकी बल के, कपवाड़ा के, हंदवाड़ा के, आर्मी के, सिविल के, बोल बोल के, चिल्ला चिल्ला के कि हमको यहां टनल दे दो। 70 साल न कांग्रेस ने टनल दिया, न नेशनल कॉन्फ्रेंस ने टनल दिया, न पीडीपी ने टनल दिया। आज अगर टनल दिया है, कल रात उसकी अनाउंसमेंट हमारे मोदी गवर्नमेंट के मिनिस्टर जनाब नितिन गडकरी साहब ने कर दी है। एरिया में टनल बनाना, उसमें बहुत सारे पैमाने होते हैं टनल के लिए। उसकी मिट्टी जमीन के पताल से चक की जाती है और अब वहां मशीनें लगेंगी। जमीन दिल्ली सरकार को पैसा भेजती थी। मोदी साहब ने भी जब 2014 में कश्मीर में बाढ़ आ गई 80,000 करोड़ रुपया दिया था। नाम ही साधना करना है, ये यहां से शुरू होगा और ये होगा। ये पहाड़ी रानी साइडा शुरू होती है। इसकी असली और ये सारा टनल जिसने टनल भी बनसी तो तुसा सारे जितने इतने खड़े उन्होंने नौकरियां भी आंसू थाला सा इस करनाली पंडाल पिटबॉल। पंजाब के चंडीगढ़ में नवजोत सिंह सिद्धू अपनी ही सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आए हैं। उन्होंने आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने मोगा में अपनी ही सरकार पर हमला बोला है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पंजाब सरकार ने नशे और बेअदबी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की तो वो राज्य सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल करेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि नशे की वजह से लाखों नौजवान बर्बाद हो गए हैं, लाखों लोग राज्य छोड़कर चले गए हैं। सिद्धू ने आगे कहा कि जब राज्य के खजाने में पैसा है ही नहीं तो आखिर कहां से बड़ा अस्पताल और लड़कियों के लिए कॉलेज बनेगा। मैं सिर्फ पार्टी प्रधान हूं, प्रशासनिक ताकत मेरे पास नहीं है। मैंने सीएम चन्नी से भी कह दिया है कि यदि जल्द ही बेअदबी जांच की रिपोर्ट नहीं दी गई तो सार्वजनिक ना हुई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इंसाफी का इंसाफ ना देता तो सिद्धू अपनी
अपनी देही दां दे उत्ते लाओ, देही दां दे उत्ते लाओ। मेरी गल याद रखियो, अज बराड़ साहब नूं कह रहे हैं, ये अपने छोटे भाई नूं कह रहे हैं, पंजाब दी आत्मा है, साडी पग है, साडा माई बाप है, ते जिन्हां ने कीती वो म्यूनसिपैलिटी के सांडा वांगू घुमे फिरदे आ। ते फिर काहदी सरकार जिहड़ी उन्हां नूं तंग ना सके, जिहड़ी गुरु दे इंसाफ दे लई अगे कदम बढ़ा ना सके। आवाज आई है कह दी दसो कि 2 महीने पहले जो सरकार बनी लखां मावां रुलदियां, लखां नौजवान सिरंगियां लाला मुर्गे। मैं बटाले दे विच खड़ोता, एक बजुर्ग कहता सिद्धू मेरा पुत, मैं टैंकां अगे खड़ोता, मैं बंबा अगे खड़ोता, मैं जंगा लड़ियां 1971 दी ते 61 दी पुत्रा, मैं मुकदमे आए हैं, लेकिन अज मैं हार गया। मैं की होया बापू? कहता अज मैं इस करके हार गया भी मेरा पोता नालियां च रुलिया फिरदा, नालियां च रुलिया फिरदा। जे सच्चा मां दा जणिया ते ओ इंसाफ जरूर दवाई। ते मैं अज तुहानू कहना, जे ये रिपोर्ट ना खोली पंजाब सरकार ने ते नवजोत सिंह सिद्धू अपनी देही दा दे उत्ते लाओ, मरण वर्त दे उत्ते जाओ जाओ। कहता तुहानू जे रिपोर्ट पंजाब सरकार ने ना खोली, मैं क्या ये पता लगे, मैं कहना जे पता लगे कि पिछला मुख्यमंत्री 4.5 साल ते सुता क्यों पिया रहा, ये पता लगे कि होम मिनिस्टर ते सुता क्यों पिया रहा, ये पता लगे हम तो सरकार थोड़ी है। तुसीं कह के आए सी, इस गल दे उत्ते कह के आए सी, लखां नौजवान बर्बाद हो गए, लखां सूबा छड्ड के चले गए, तो लखां अज मावां इस कोताही दा रंग रखदियां ने। वो चाहदियां ने कि उन्होंने पुत जिहड़े सिवियां दे अज भी उन्होंने कालजे च वलदे आ, उन्हां दा सिरा मिले, उन्हां दा सिरा। मध्य प्रदेश के भोपाल में एनएसयूआई के साथ ही एनएसयूआई और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई। आपको बता दें कि एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं वो मध्य प्रदेश के भोपाल के सीएम के निवास को घेरने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने एनएसयूआई और अस्पताल के पास इनकी भिड़ंत हुई, रेड क्रॉस अस्पताल के पास। वहीं किसी ने पुलिस पर पत्थर उछाला, तो वहीं डीआईजी अरसाद वाली माइक से अनाउंस करते हुए दिखे कि कोई भी लाठीचार्ज नहीं करे, लेकिन पुलिस ने उनके निर्देशों की अनसुनी करते हुए लाठीचार्ज शुरू कर दिया। इस दौरान एनएसयूआई के प्रदेश सचिव अभिमन्यु तिवारी बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें तत्काल अस्पताल भेजा गया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि पुलिस के लाठी से वे बेहोश हुए हैं। आपको बता दें कि एनएसयूआई कार्यकर्ता शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत ही गुरुवार को सीएम शिवराज सिंह के आवास का घेराव करने के लिए पीसीसी मुख्यालय पर जुटे थे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी वहां पर मौजूद रहे। साथ ही वहां पर बैरिकेडिंग और वाटर कैनन भी तैनात किए गए थे। यहां पर कलेक्टर अविनाश लावनिया और डीआईजी अरशाद वाली भी मौजूद थे। डीआईजी कार्यकर्ताओं से शांतिपूर्वक गिरफ्तारी देने की बात कही गई कि तभी बैरिकेडिंग के पास पहुंचे कार्यकर्ताओं में से किसी ने पुलिस की तरफ पत्थर उछाल दिया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया, इसमें कई कार्यकर्ता घायल हो गए। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि आदिवासी छात्रों की रुकी स्कॉलरशिप जारी करने के लिए रोजगार की मांग को लेकर के एनएसयूआई प्रदर्शन कर रहे थे। अन्ना हजारे की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, जिससे कि वो अभी अस्पताल में भर्ती हैं। आपको बता दें कि अन्ना हजारे के सीने में अचानक से दर्द हो गया, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अन्ना हजारे को पुणे के अस्पताल में ही भर्ती कराया गया। बताया यह भी जा रहा है कि अन्ना हजारे को सीने में दर्द की शिकायत के बाद गुरुवार को पुणे के रूबी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर उन पर निगरानी रखे हुए थे। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं रूबी हॉल क्लिनिक के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अवधूत बोड़मान ने इसकी पुष्टि की है।
वानखेड़े को अब राहत भरी खबर सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि पिछले दिनों ही ड्रग्स केस मामले में वानखेड़े तमाम तरह के आरोपों से घिरे हुए नजर आ रहे थे। एनसीबी अधिकारी समीन वानखेड़े और उनके परिवार के लिए ये एक राहत भरी खबर है। दरअसल आपको बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने मलिक और उनके परिवार को वानखेड़े परिवार के खिलाफ अनावश्यक बयानबाजी करने पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि नवाब मलिक अब वानखेड़े फैमिली के खिलाफ किसी भी तरह के बयानबाजी नहीं करेंगे। सुनवाई के दौरान दोनों के वकीलों के बीच खूब बहस भी चली। कोर्ट की तरफ से यह कहा गया कि उन्हें शोभा नहीं देता कि वो इस तरह की बयानबाजी करें। सुनवाई के दौरान जस्टिस जाधव ने कहा कि नवाब मलिक वीआईपी हैं, इसीलिए उन्हें इतने आसानी से सभी दस्तावेज मिल जाते हैं। वहीं जस्टिस कथावाला ने कहा कि वे एक मंत्री हैं, उन्हें यह सब कुछ शोभा क्या देता है। हालांकि इस मामले में पूरी सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। आपको बताते चले कि समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने नवाब मलिक की ओर से उन पर और उनके परिवार के खिलाफ गलत बयानबाजी पर रोक लगाने की भी अपील की थी। आज के हमारे इस देश लाइव के बुलेटिन में बस इतना है। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।